अब आता है मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हाउस ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं। जैसे राज्यसभा को क्या बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। The Lok Sabha comprises representatives elected directly by the people through adult suffrages। इसका क्या मतलब हुआ कि लोकसभा के अंदर अब ये हाउस ऑफ पीपल है। हाउस ऑफ पीपल क्यों है, क्योंकि एक ऐसा हाउस जो कि लोगों से बना हुआ है। जो यहाँ पर लोग आते हैं लोकसभा के अंदर, वो कौन इलेक्ट करता है, वो हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। सो द लोकसभा कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू एडल्ट सफरेज। अभी एडल्ट सफरेज क्या है? Adult suffrage refers to the right of all adult citizens of a country to vote in election and participate in the democratic process। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हम लोग अपना जो वोट है वो क्या कर सकते हैं, अपना जो वोट है वो किसी को भी दे सकते हैं अपनी फ्रीडम के हिसाब से। कोई भी बाउंडेज वहां पर हमारे पास नहीं रहती है, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर वो सारे मेंबर्स आते हैं जो हम लोग इलेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट करते हैं? एडल्ट सफरेज से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी सिटीजन मेरी 18 प्लस है या फिर 18 प्लस है, वो अपना, उनके पास वो राइट है, उनके पास वो हक है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वोट कर सकते हैं और उसको लोकसभा का मेंबर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 552 मेंबर्स इन द लोकसभा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा के अंदर मैक्सिमम 550 होने चाहिए, ठीक है। मतलब 552 से ज्यादा मेंबर्स लोकसभा के अंदर नहीं हो सकते हैं। दिस इंक्लूड्स अप टू 530 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स। तो इसके अंदर 530 मेंबर्स जो होंगे वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अप टू 20 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग यूनियन टेरिटरी एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये चीज याद रखना, जैसे राज्यसभा में भी हमने पढ़ी थी पर्टिकुलर मेंबर्स को कौन, कितने कितने मेंबर्स कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को इलेक्ट करता है। उसी तरह से लोकसभा में भी याद रखना कि 530 मेंबर्स जो है वो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ जो मेरे 2 मेंबर्स होंगे वो क्या होगा, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आएंगे और उनको कौन नॉमिनेट करेगा, उनको मेरा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, ठीक है। अब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्टिव सीट्स अमंग द स्टेट्स इंश्योर दैट द रेशियो बिटवीन सीट्स एंड पॉपुलेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म और अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। तो यहाँ पर जितनी भी सीटें होंगी मेरे पर्टिकुलर स्टेट्स में, वो इस तरीके से होंगी कि जो भी मेरे सीट्स हैं और जो भी पॉपुलेशन है मेरा वो यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। मतलब सारे स्टेट्स में यहाँ पर यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है, अनलाइक राज्यसभा, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन नहीं था। यहाँ पर जो भी स्टेट्स होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि वो यूनिफॉर्म रहे पॉपुलेशन और सीट के रेशियो को, ठीक है। फिर आता है मेरा अनलेस डिसॉल्व अर्लियर द लोकसभा ऑपरेट्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो जैसे राज्यसभा में क्या था कि कोई मेंबर है अगर वो पूरे टेन्योर के लिए काम कर रहा है तो वो 6 साल तक काम कर सकता है और वो दोबारा री इलेक्शन कर सकता है। लोकसभा में क्या है कि लोकसभा के मेंबर्स जो हैं अगर उनको पहले से डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता है, मतलब 5 साल से पहले, तो वो क्या करेंगे, 5 साल तक अपने ऑफिस में काम करेंगे। 5 साल बाद मेरी दोबारा इलेक्शन होगा, ठीक है। और फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, मतलब जब मेरा लोकसभा की पहली मीटिंग होगी तब से लेकर 5 साल का जो भी टाइम होगा वहां तक लोकसभा अपना काम कर सकती है, ठीक है। अब आता है मेरी पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। तो जैसे राज्यसभा की पावर्स और फंक्शन थी उसी तरह से मेरी लोकसभा की है। सो इसमें आता है लेजिस्लेटिव पावर। सो व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन लोकसभा इट इज सेंट टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नेमली राज्यसभा। तो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द हाउसेज। तो हमें पता ही था, मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है उसको लॉ बनाने के लिए वो लोकसभा में पास हो सकता है या फिर राज्यसभा में, मतलब किसी भी एक हाउस में पास होगा। उसके बाद वहां पर क्या होगा कि सपोज करो कि अगर वो लोकसभा ने पास किया है तो वो किसके पास जाएगा, वो मेरे अपर हाउस राज्यसभा के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। इट बिकम्स लॉस ओनली आफ्टर इट इज पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और ये भी हमें पता है कि वो जो पर्टिकुलर बिल है वो लॉ तभी बनेगा जब दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वहां पर अप्रूव कर दे, साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है वो उस पर साइन कर दे, सिग्नेचर अपना दे दे, ठीक है। The Lok Sabha reconsidered the bill that has been rejected by the Rajya Sabha with or without amendment। तो लोकसभा यहाँ पर रिकंसिडर कर सकता है जो भी बिल है अगर वो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। किसी भी बेसिस पे वो रिजेक्ट कर सकता है या फिर वो उसमें कुछ अमेंडमेंट भी, कुछ चेंज भी कर सकता है। तो उस केस में जो लोकसभा है वो उस पर्टिकुलर बिल को रिकंसिडर कर सकती है, उसको दोबारा देख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है मेरी executive power. So the council of ministers are collectively responsible for the house of people which has a control over them।
तो ये तो हम लोग को पता ही है कि जो एग्जीक्यूटिव, जैसे हमने देखा था कि पार्लियामेंट का कंट्रोल किस पे है, पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो भी मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, वो मेरे लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। उस केस में राज्यसभा का कोई वहां पर काम नहीं है। जो लोकसभा है वो मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपने जो भी उनकी पोस्ट है वहां से हटा सकती है। कैसे हटा सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके, ठीक है। द मिनिस्टर्स रिमेन इन पावर एज लॉन्ग, और ये मैंने बताया था कि मिनिस्टर्स तब तक अपनी पावर में, तब तक अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक वो कॉन्फिडेंस, जब तक उनके पास कॉन्फिडेंस है मेरे लोकसभा के मेंबर्स का। जैसे ही लोकसभा के मेंबर्स को लगा कि जो पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये अपना काम या फिर इनकी जो पॉलिसीज हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, वहां पर वो पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा देगी अपने पोस्ट से नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। सो द मिनिस्टर्स रिमेन इन पावर as long as they enjoy the confidence of the majority in the lower house of the parliament. The leader of the majority party in the lower house is appointed as the prime minister of the country. और ये हमें पता भी है कि जो भी मेरा लीडर होगा उस मेजोरिटी पार्टी का, मतलब इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन हुआ, जो भी उस मेजोरिटी पार्टी, जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिली, उसका जो लीडर होगा वो कौन होगा, वो लीडर मेरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा कंट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्शन के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। फिर आता है मेरा फाइनेंशियल पावर। तो हमने देखा था कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट में राज्यसभा क्या था, एक वीक हाउस था, लेकिन जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में लोकसभा जो है वो एक इंपॉर्टेंट हाउस है। वहां पर मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस हो सकता है, मनी बिल से लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये चीज, वही चीज पूरी लिखी हुई है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमें पता है। आफ्टर इट इज पास्ड इन द लोकसभा इट गोज टू द राज्यसभा। जैसे मैंने बताया था कि अगर लोकसभा में ही जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, और एक बार लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो वो जाएगा मेरे राज्यसभा के पास। अब मानो कि राज्यसभा ने उस मनी बिल को अप्रूव करने में काफी टाइम लगा दिया, मतलब 14 दिन का उसको टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर उसने उसको पास नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो जो पर्टिकुलर बिल है वो पास कर दिया जाएगा, लगेगा कि वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, ठीक है। तो वहां पर राज्यसभा का कोई रोल नहीं होगा। वही यहाँ पर लिखा है कि राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days. In case the Rajya Sabha fails to pass the money bill after a time lapse of 14 days, the bill is deemed to have been passed by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. मतलब पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया है। Finally, the bill becomes a law after the president sign it. और इसके बाद जो भी मनी बिल होगा वो लॉ बन जाएगा। राज्यसभा का वहां पर कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कैन बी इम्पीच्ड बाय कैरिंग आउट द नेसेसरी प्रोसीडिंग्स इन ईदर द लोकसभा और द राज्यसभा। तो हम लोग को पता है कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से इम्पीच कर सकते हैं हम राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर्स को। देयर आफ्टर द प्रेसिडेंट विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली आफ्टर एन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड by both the houses of the parliament with a 2/3 majority of its member. तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो इम्पीचमेंट मोशन यहाँ पर डाल दिया गया, फिर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन डाल दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में तभी अपने ऑफिस से रिमूव हो सकता है, तभी अपने पोस्ट से हट सकता है जब तक दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी होगी। अगर हमें दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी मिल गई तो उस केस में प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से हटना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली बोथ द हाउसेज कैन जॉइंटली अग्री टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमें पता है कि दोनों हाउसेज जो हैं वो आपस में अग्रीमेंट करके क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हटा सकते हैं। एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट एंड अदर ऑफिसर, जो मैंने बताया था कि ये जो है ये बार बार इन लोगों का नाम आएगा, तो इनको याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकता है। बेसिकली क्या है, बेसिकली पार्लियामेंट की जो हमने फंक्शंस या पावर्स पढ़ी थी वही मेरी लोकसभा और राज्यसभा में है। कुछ पावर मेरी लोकसभा के पास है, कुछ पावर मेरी राज्यसभा के पास है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है अदर ऑफिसर्स सच एज अटॉर्नी जनरल, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमें पता है, ठीक। फिर आता है मेरी इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन क्या, वो सारी चीजें जो कि मेरे क्या इलेक्शन के हिसाब से आती हैं, फिर इलेक्शन के एस्पेक्ट में आती हैं। सो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जॉइंटली इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा के इलेक्शन जब हो जाते हैं वहां पर क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं मेरे पार्लियामेंट के वो आपस में मिलजुल के मेरे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। फर्दर अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द लोकसभा मेंबर। और ये भी हमें पता है कि स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं मेरे, वो कौन इलेक्ट करता है, वो भी मेरे लोकसभा मेंबर इलेक्ट करते हैं। और याद रखना कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, और डिप्टी चेयरमैन कौन इलेक्ट करता है, डिप्टी चेयरमैन मेरा राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं। Meanwhile, the voting for Assembly election 2019 has begun on Thursday. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है, दैट इज
मतलब लोकसभा के जब इलेक्शन हुए थे 2019 में, तो वहां पर क्या हुआ था, जो थर्सडे में हुआ था इलेक्शन, दैट इज April 11, तो 11 अप्रैल 2019 थर्सडे का दिन था, उस दिन इलेक्शन हुआ था विथ 4 स्टेट्स। तो इसमें 4 स्टेट्स इंक्लूडेड थे, जो कि आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा थे। गोइंग टू पोल इन द फर्स्ट फेज, तो पहले फेज में ये चारों स्टेट्स जो थी वहां पर इलेक्शन होना था। वोटिंग इज अंडरवे इन द 91 लोकसभा सीट्स स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स, और यहाँ पर क्या था, 91 लोकसभा की सीट्स पे इलेक्शन होना था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बताया गया है कि 2019 11 अप्रैल 2019 थर्सडे का दिन था, वहां पर 4 स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, ओडिशा में इलेक्शन होना था। ठीक है, और ये इलेक्शन क्या था, ये इलेक्शन 91 लोकसभा की सीट्स पे होना था, जो कि 18 स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको, और 2 यूनियन टेरिटरी थी इन द फर्स्ट फेज ऑफ 7 फेज इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या था, जो इसका रिजल्ट था वो कब डिक्लेयर हुआ, 23 मई 2019 अलॉन्ग विथ लोकसभा पोल। तो इसका रिजल्ट 23 मई 2019 को डिक्लेयर किया गया। तो बेसिकली यहाँ पर कैसे कैसे इलेक्शन होता है और इलेक्शन का एक एग्जाम्पल बताया गया है कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल इलेक्शन का ये है जहां पर कितने कितने स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इस तरह से मेरे सारे फंक्शंस मेरे कवर होते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेकंड यूनिट में, कि लोकसभा और राज्यसभा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसमें कैसे कैसे इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंक्शन है, ये पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।